नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जी हाँ, आज नया साल और इस नए साल के मौके पर ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने हमारे शो को जो प्यार दिया, जो इज्जत बख्शी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। हर नए साल में हमारा और आपका कुछ रेजोल्यूशन होता है, कुछ निश्चय हम करते हैं और इसी रेजोल्यूशन के रोड मैप पर बेहतर भविष्य को बनाने की हमारी कोशिशें होती हैं। रेजोल्यूशन तो भारत ने भी लिया है अपनी इकोनॉमी को और दमदार बनाने का। सरकार की नीतियों और बिजनेस कम्युनिटी की कोशिशें अब आंकड़ों में भी बदलती नजर आने लगी हैं और ये एक तरह से शानदार भविष्य का एक बहुत ही बेहतर स्ट्रक्चर हमारे सामने पेश कर रही हैं। आज के शो में हम थोड़ा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रख रहे हैं और भारत की ग्रोथ स्टोरी के मद्देनजर जरा हम भविष्य की बात करेंगे। एक आशावादी नजरिया जिसके साथ भारत 2023 में जो इकोनॉमी की कहानी लिखेगा वो अगले 23 साल में कितनी मुकम्मल तरीके से दिखेगी, उसका एक बड़ा प्रोजेक्शन हम आपके सामने आंकड़ों के जरिए रखेंगे। ये प्रोजेक्शन बहुत शानदार तस्वीर पेश कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनौतियां कम हैं। हम शो में इन चुनौतियों पर भी चर्चा करेंगे, मगर शुभारंभ है, एक आगाज है। तो जरा देखते हैं आंकड़ों की कहानी में 2046 की तस्वीर कैसी है। सुनते हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी की जुबानी। जी, 2023 में हम एंट्री कर चुके हैं और कुछ कैलकुलेशन की मदद से ये अनुमान लगाने की कोशिश की कि आने वाले 23 सालों में भारत की जो डेमोग्राफिक और सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन होती है वो कैसी रहती है। तो एक क्लोजेस्ट प्रोजेक्शन हम पहुंचे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं जिसमें कि बदलाव भी होते रहते हैं। तो अगर इसी ग्रोथ रेट से और इसी दर से अगर भारत बढ़ता रहे तो फिर क्या हालात होंगे, ये एक तस्वीर यहाँ पर हमने पेश करने की कोशिश की। तो आज से 23 साल बाद ये माना जा रहा है कि भारत की जो पॉपुलेशन होगी वो चाइना से ज़्यादा होगी। 2046 में पॉपुलेशन के मामले में इंडिया आगे निकल जाएगा। हालांकि वो अपने पीक पर होगा और वहाँ से धीरे धीरे कमी भी आएगी, लेकिन 2046 में चाइना की पॉपुलेशन भारत से कम ही होगी। इसके अलावा हर भारतीय के पास सेलफोन होगा। हर साल भारत में 80 लाख गाड़ियों की बिक्री होने की भी बात की जा रही है। 50 करोड़ डोमेस्टिक फ्लायर होंगे, यानी कि घरेलू यात्री होंगे, जो कि अभी मौजूदा अगर आंकड़ा देखें तो वो करीब 25 करोड़ का है। इसके अलावा भारत की आधी आबादी शहर में रहेगी। भारत की जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, उसमें बोला जा रहा है कि वो 5 लाख करोड़ डॉलर के पास पहुंच जाएगी। 10 लाख का जो पैकेज है उसको भी लो इनकम कैटेगरी में माना जाएगा 2046 में, आज से 23 साल बाद। सेंसेक्स का जो स्तर है अभी करीब 60-61 हज़ार के पास चल रहा है, वो बढ़कर 2 लाख के स्तर पर पहुंच जाएगा। और इसके अलावा भारत में 30 मिलियन एनआरआई यानी कि 3 करोड़ एनआरआई होंगे। अगर कुछ और पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक सिनेरियो की बात करें तो ज़्यादातर लोगों की एक ही संतान होगी। अभी फिलहाल सरकार का नारा है कि हम दो हमारे दो, लेकिन 2046 में हम देखेंगे जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.8 पर पहुंच जाएगी, यानी कि ज़्यादातर लोगों की एक ही संतान होगी। इसके अलावा ज़्यादातर जो भारतीय हैं वो 75 साल से ज़्यादा जिएंगे। कंट्री में ज़्यादातर जो पॉपुलेशन होगी वो मिडिल एज्ड ग्रुप की होगी, यानी कि 35 से 37 एज ग्रुप जो है वो ज़्यादा होगा। और आखिर में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसमें भी सुधार होगा या वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ये है कि अभी फिलहाल ये सिचुएशन है कि हर 3 कमाने वाले के सामने 2 डिपेंडेंट होते हैं, उसमें सुधार होगा और हर 2 कमाने वालों के सामने 1 डिपेंडेंट होगा। तो इस रेशियो में भी हम आने वाले 23 सालों में देखेंगे कि सुधार होगा। तो कुछ कैलकुलेशन की मदद से ये जानने की कोशिश की कि आने वाले 23 सालों में भारत की तस्वीर कैसी हो सकती है। तो हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी बता रही थी आपको कि आने वाले 23 सालों में आंकड़ों के जरिए किस तरह से भारत ग्रोथ की एक नई इबारत लिखने वाला है। और इसी पर जैसे मैंने कहा कि एक शुरुआत है, एक आगाज है, तो जरा हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ एक आशावादी नजरिए के साथ आज इस ग्रोथ स्टोरी पर हम चर्चा
चर्चा करेंगे और हमारे साथ बेहद खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। फटाफट से सबसे पहले उनसे परिचय आपका करा दूं। हमारे साथ हैं हरमिंदर साहनी सर, जो कि फाउंडर हैं वजीर एडवाइजर से। बहुत बहुत स्वागत हरमिंदर सर। इसके साथ ही अनुभूति सहाय जी हैं, हेड ऑफ रिसर्च साउथ एशिया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से। अनुभूति जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके साथ ही अरुण मल्होत्रा साहब हैं, फॉर्मर एमडी निसान मोटर से। ऑटो सेक्टर में किस तरह की स्थितियां हैं, क्या हमारे आशावादी नजरिया है, इन सब पर चर्चा करने के लिए वो भी हमारे साथ हैं। अरुण जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अनुभूति जी, सबसे पहले मैं आपके सामने आपके पास आना चाहूँगा। पिछले 2 दशकों के आधार पर ये डेटा, ये प्रोजेक्शन तैयार किया गया है और एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि कितना ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच हमें देखना होगा और वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो भारत की इस ग्रोथ स्टोरी में एक मजबूत पिलर का काम कर रहे हैं और ये एक तरह से गेम चेंजर मूव है भारत की तरफ से। जी, आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरे हिसाब से अगर आप जिन आंकड़ों की आप बात कर रहे हो, मोर और लेस हमारा जो आउटलुक है वो भी काफी कंस्ट्रक्टिव है। अब आपने बहुत सेक्टर लेवल पर डेटा की बात करी, पर अगर हम भारत के आउटलुक के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे जरूरी आंकड़ा जो हमें देखना चाहिए वो है साइज ऑफ नॉमिनल जीडीपी। आज की तारीख में आप देखें तो इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है वो 3 ट्रिलियन डॉलर्स है, $3 ट्रिलियन। और आप आज से ठीक 10 साल बाद या 2030 तक का आप देखेंगे तब वो दुगनी हो जाएगी, $6 ट्रिलियन। और आप जो 2046 की बात कर रहे हैं, अगर आप उस टाइम में जा रहे हैं तो जो पूरी जीडीपी है उसकी जो साइज है वो यहाँ से काफी बड़ी हो जाने वाली है। आपकी रखिए 10, 11, 12 हजार 13-15 ट्रिलियन डॉलर की साइज हो जाएगी। तो आप सोचिए कि आज के कंपैरिजन में आज से 20 साल बाद इकोनॉमी की साइज 5 गुना ज्यादा होगी, 5x ज्यादा होगी। और वो अपने आप में जो अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, जो ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है इंडिया के बारे में, वो काफी हद तक इस चीज को एम्फसाइज करती है। जो दूसरी जरूरी बात है और मेरे हिसाब से वो सबसे ज्यादा जरूरी बात है, क्योंकि आप जो सेक्टर लेवल की बात कर रहे हैं वो सिर्फ किसी भी इकोनॉमी के टोटल जीडीपी साइज से नहीं आती है। जो हर सेक्टर के ग्रोथ को ड्राइव करती है वो डिपेंड बहुत ज्यादा करती है कि पर कैपिटा जीडीपी कितनी है, यानी कि हर एक इंसान जो उस इकोनॉमी में रह रहे हैं उनकी पर कैपिटा इनकम कैपेसिटी कितनी है। और वो हमारे हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी चेंज है जिस पर हम लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आज की तारीख पे आप देखेंगे तो एक आम भारतीय की पर कैपिटा जीडीपी एवरेज लेवल पर आप देख रहे हैं तो $2000 है। 2030 तक ये दुगनी हो जाएगी, $4000। और 2046 तक की जब आप बात कर रहे हैं तब आप 10-11 हजार डॉलर प्रति हिंदुस्तानी की पर कैपिटा जीडीपी होगी। ये बहुत बड़ा चेंज है और मैं इस पर इसलिए एम्फसाइज कर रही हूँ क्योंकि आप एक लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी से अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी बन जाएंगे। और आप जब ये चेंज आता है, जब ये ट्रांजिशन आता है, तो लोगों की खर्च करने के तरीके, सेव करने का जो पैटर्न होता है, उन सब में बहुत बदलाव आता है और इकोनॉमी में एक अलग लेवल का मोमेंटम आ जाता है। तो जीडीपी साइज बहुत जरूरी चीज है, पर मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी चेंज होने वाली है अगले 20 साल में वो है पर कैपिटा जीडीपी, जहां पे इंडिया एक लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी से अपर मिडिल इनकम हो जाएगा। और सेक्टर्स जैसे डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स हैं उनकी ज्यादा ग्रोथ होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपके पास अपने आम जरूरी खर्चों को मीट करने के बाद भी आपके पास पैसे बचेंगे कि आप ज्यादा खर्च कर पाएंगे। सेविंग्स आप फिजिकल एसेट्स के बदले फाइनेंशियल एसेट्स में कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स है जिस पे ध्यान देना चाहिए इससे पहले कि हम हर एक सेक्टर्स के ग्रोथ के बारे में बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही है कि साहब आपके जेब में पैसे होंगे तो आप खर्च करते हैं। हम कोविड के दौर में भी हमने यही एक चीज़ थी कि बार बार ये इस बात पे फोकस किया जा रहा था कि लोगों के पॉकेट में पैसे होने चाहिए और तब वो इकॉनमी को सहारा देंगे। और डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने किस तरह का सहारा दिया उसके आंकड़े सबके सामने रहे हैं। हरमिंदर साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जो ये जो प्रोजेक्शन है इसको हमने बड़ा मिनिमम लेवल पे रखा
रखा है कि साहब अभी वाली जो ग्रोथ रेट है 6% वाली जो ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से भी हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं, अगर हम इसी को बहुत पैमाना मान लें। उसके बावजूद आपको क्या लगता है, आपका विश्लेषण क्या कहता है कि जिस तरह की डिमांड हमने 2022 में रिटेल सेक्टर में देखी है, जो रिकवरी की राह थी उसमें ये उम्मीद की जा रही थी कि पहले हम बड़ा स्लो चलेंगे, लेकिन वक्त से पहले हमने तेजी से दौड़ना शुरू किया है। तो जरा आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे, आप किस तरह से इसका विश्लेषण करेंगे? मेरा मानना है कि जो काम पिछले, आप समझिए कि कहने को हम कह सकते हैं पिछले 6-7 साल में हुआ जब से ये सरकार आई, लेकिन अगर हम उससे भी थोड़ा पीछे चलें तो 15-16 साल में काम हुआ, या 1991 से जो काम हो रहा है, 30 साल से लगातार हम लोग चाहे बीच में स्लो हुए या फास्ट चले, लेकिन 30 साल से जो रिफॉर्म्स का जो काम चल रहा है, अब कहीं ना कहीं कई कॉन्फ्रेंसेस में, पैनल डिस्कशन में, इंडस्ट्री एसोसिएशन में बैठते हुए मैं पिछले 2-3 साल से रुक नहीं पाता इंडस्ट्री के लोगों को कहने से कि अब सरकार से और क्या चाहिए आपको, क्योंकि इतना काम किया जा सकता है, उसके ऊपर प्राइवेट इन्वेस्टर को और बाकी लोगों को काम करना है। सरकार जितना कर सकती है वो कर रही है और उससे ज्यादा ही कर दिया है जितना मांगते थे। अब काम वो करने जा रहे हैं, लेकिन क्या एक एक तरीके से विश्वास जो होता है ना, और फिर ये कोविड का बीच में एक स्लोडाउन 2 साल डेफिनेटली खराब हुए, इसमें कोई डाउट नहीं है। डोमेस्टिक कंजम्पशन है, इकोनॉमी ठीक जा रही है, सब है, लेकिन 2 साल तो खराब हुए। तो जो 2020 में हो जाना चाहिए था वो 23 में होने वाला। तो ये फाउंडेशन खड़ी हो गई, एक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी साइड पे, यूपीआई है, स्टैक है, ऑल दोज थिंग्स, सारी चीजें मिला के जीएसटी हुआ। अब हम 23 ऑनवर्ड इसका बेनिफिट देखना शुरू करेंगे। तो अगर उसको देखें तो मुझे लगता है कि 2023 अगले 23 साल की अगर बात करें, मैं सिर्फ अगले 10 साल का कहता हूँ कि 6% से ज्यादा ही स्पीड पे जाने वाला है, काम दिखाई दे रहा है जाने का, क्योंकि हम कुछ बहुत ड्रामेटिक नहीं करने वाले हैं, हम ठीक ठीक काम करने वाले हैं और जो अपनी डिमांड है उसको मीट करने वाले हैं, और कुछ जो एक्सटर्नल ग्लोबल लेवल के ऊपर जो टर्मोइल हो रहा है सप्लाई चेन में, उसका थोड़ा एडवांटेज लेने वाले हैं। सिर्फ उसको करते ही हम 6% से ज्यादा ही स्पीड पे बढ़ेंगे। मेरा बेट अगर होगा तो ज्यादा 8 की तरफ होगा, 6 की तरफ कम होगा, लेकिन उससे अगले 10 साल में क्योंकि बेस एक बड़ा हो जाएगा, बेस इफेक्ट कहीं ना कहीं काम आना शुरू हो जाएगा, तो एवरेज शायद हम वहीं लैंड करेंगे। लेकिन अभी जो आपने कहा ना कि हम स्पीड से भागना शुरू कर देंगे, वो स्लैक है जिसको हम कैचअप कर रहे हैं। यही हमने एक बार कैचअप देखा था 2003-4 के आसपास देखा था, जब इकोनॉमी ने कैचअप करना शुरू किया, तो 4-5 साल ऐसा लगा कि अब हम बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, लेकिन वो कैचिंग अप था, उससे भी जो पीछे गैप रह गया था उसको भरा जा रहा था। अभी फिर वही चीज हो रही है, लेकिन 10 साल तक का जो आगे नजर आ रहा है, ये सारे जो, पर ऐसा नहीं है सिर्फ ऑप्टिमिज्म के कारण कि भी हाँ हम लोगों को सोचना है, एक नजरिया रखना है, इस कारण बात हो रही है। बहुत सारे अनेबलिंग फैक्टर्स है और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा है, बहुत एनालिसिस हुआ है। सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगले 10 साल के लिए 6% को मैं पैसिमिस्टिक मानता हूँ, उससे ज्यादा स्पीड से हम चलेंगे। उसके आगे जाके जो बात होगी उसको तब देखना शुरू करेंगे। एक ही चीज मैं जो स्पेसिफिक आंकड़े उन पे कहना चाहूंगा कि जब हम कहते हैं 80 लाख कारें हर साल बिक रही होंगी, मेरी उम्मीद है और मेरी ऐसी प्रेयर है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। 80 लाख कारें हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, मतलब अपनी सड़कों पर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी चीज के ऊपर। मोबिलिटी की अगर बात करें तो जैसा हमने डेटा में देखा है, इंडिया में चीपेस्ट डेटा है, आई थिंक मोबिलिटी लेवल के ऊपर शायद इंडिया में हम चीपेस्ट मोबिलिटी लेवल पे आ जाएंगे कि पर पर्सन पर 100 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए या फ्लाई करने के लिए कितना पैसा खर्च कर रहा है, वो शायद हम लोएस्ट लेवल के ऊपर अचीव करेंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट रेवोल्यूशन है डेटा के बाद जो फिजिकल मूवमेंट की है, ये नेक्स्ट रिवोल्यूशन है। चाहे हम लॉजिस्टिक्स की साइड के ऊपर या भारत गति, वो सब चीजें जो देख रहे हैं, उन सारी चीजों को देखते हुए और जो हाईवेज बन रहे हैं, इन सब चीजों को देखते हुए वो कॉस्ट कम आएगी। लेकिन शायद 80 लाख कारों का सपना जो है, मेरे ख्याल से मैं खुद चाहता हूं कि वो पूरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और ये जो बात आपने कही कि ये जो हम देख रहे हैं, ये केवल ये बात नहीं है कि हम एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के नज़रिए से देख रहे हैं, प्रैक्टिकली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ा एक बूस्ट देने का काम कर रही हैं। अरुण जी, इस प्रोजेक्शन के हिसाब से, जैसा हरमिंदर सर ने भी कहा, 82 लाख से ज़्यादा कारें भारत में 2046-47 में सेल होंगी। दिसंबर बिक्री के आंकड़े भी आ चुके हैं। फिर भी ज़रा ऑटो सेक्टर को हम समझेंगे, कितना डेंट लगा था और क्या उसके बाद जो रिकवरी हुई है वो काफ़ी नज़र आ रही है, या अभी लग रहा है कि नहीं, रिफॉर्म्स और किए जाने बाकी हैं? पिछले 2-3 साल में बहुत धक्का लगा था ना, कि कोरोना के कारण कई रेगुलेटरी नॉर्म्स लाए गए थे जिनसे प्राइसेस बढ़ी थी। इन सब के कारण मार्केट में काफी गिरावट आई थी। लेकिन जो अभी आंकड़े आए हैं, खासकर कारों के आंकड़े, वो 2019 के आंकड़ों को पार किया है।
और टू व्हीलर्स में अभी भी हम उनसे 15% नीचे हैं। तो जहां तक कारों की बात हो रही है 80 लाख की, और ये बताया गया कि 80 लाख गाड़ियां बहुत है, अगर 23 साल का अगर फिगर हम निकालें, अगर ग्रोथ माने तो 3% की ग्रोथ आती है पर ईयर, और अगर पिछले 23 साल में देखें तो ग्रोथ 7% और 3% को बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। अब चैलेंज हमें लगता है कि हमारे पास सड़कें नहीं है। प्रॉब्लम हमारे देश की ये है कि अगर हमारे देश में अगर 1000 लोगों पे 25 गाड़ियां सड़क पर है, तो साउथ दिल्ली में 300 गाड़ियां पर 1000 है, पर बिहार शरीफ बिहार में जाएंगे 3 गाड़ी पर 1000 है। तो इस लिहाज से हमारा कुछ जो डेवलपमेंट है, मोर इक्वालिटी चाहिए अक्रॉस लेवल्स। देश भर में नहीं तो वही 15-20 शहर सबसे ज्यादा प्रोग्रेस दिखाते रहेंगे और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रेशर आएगा। दूसरी बात जो उठ के आ रही है कि हमारी में ग्रोथ इससे भी ज्यादा हो सकती है। अगर मेरे से फिगर पूछा जाए, अगर 5 साल 2 साल पहले पूछा था तो शायद 80 लाख की जगह 1 करोड़ की बात करते। पर कई फैक्टर्स हैं जो लाइफस्टाइल में भी चेंजेस आने वाले हैं। शेयर्ड मोबिलिटी पे बहुत फोकस हो रहा है, मास ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत फोकस हो रहा है। अगर शेयर्ड मोबिलिटी रियली आ जाती है और मास ट्रांसपोर्टेशन जो मेट्रो है, कनेक्टिविटी है, इंप्रूव होती है, तो व्हीकल्स की, पर्सनल व्हीकल्स की इतनी जरूरत नहीं होगी। तो ये चीजें उसके हैं। अब दूसरी बात जो उनके आ रही है कि हमने सिर्फ 4 व्हीलर का डेटा देखा है, 2 व्हीलर्स नहीं देखा है। अगर एंट्री लेवल मोबिलिटी है, वहां पर बहुत बड़ा धक्का लगा है, और क्योंकि हमने इतने रेगुलेटरी नॉर्म्स, इतने एमिशन नॉर्म्स डाल दिए हैं कि जो एंट्री लेवल कस्टमर है वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। आप देखिए कि इस साल का आंकड़ा भी टू व्हीलर्स की पिछले 4 साल से 15% नीचे है। तो ये सब चीजें हमें देखनी होगी। तो मोर इक्विटेबल ग्रोथ चाहिए। पर जब कारों की बात है, 80 लाख कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। कई चैलेंजेस हैं, पर उन चैलेंज के बावजूद 3% का ग्रोथ 20 साल तक वो बड़ी बात नहीं है। और अगर हमारे बाकी स्टेट्स डेवलपमेंट फोकस डिस्ट्रिक्ट्स पे, स्टेट्स पे, जिनको बीमारू स्टेट्स थे उन पे होता है, तो ये आंकड़ा पहुंच सकते हैं विदाउट क्लॉगिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। पर मास ट्रांसपोर्टेशन हमें जरूरत है इस देश में, पर्सनल मोबिलिटी के साथ साथ, तो वो दोनों साथ साथ चलेंगे। लेकिन 80 लाख का आंकड़ा वो बड़ी आंकड़ा नहीं है। ये अहम पॉइंट है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस विश्लेषण के ज़रिए निकल रही हैं और एक्सपर्ट्स के ज़रिए जो सामने आ रही हैं, उनको कहीं ना कहीं एक तरह से हमें देखना होगा। अनुभूति जी, थोड़ा सा क्रिटिकल अरुण जी हुए हैं तो हम भी थोड़ा क्रिटिकल हो जाते हैं। अच्छी बातों से दूर अभी भी आपको कहाँ परेशानी नज़र आ रही है, दिक्कतें कहाँ नज़र आ रही हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं या कौन सी ऐसा हिस्सा है जहाँ जो है रिफॉर्म्स जो हैं या काम जो हो रहा है वो या तो स्लो है या तो ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रहा है? बिल्कुल। तो मैं पहला जो पॉइंट फिर से दोहराना चाहूंगी। देखिए, एक है सेक्टर लेवल पर क्या ग्रोथ आती है, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, पर जैसे हमारे को पैनलिस्ट ने पहले कहा, जो आपने जो प्रोजेक्शंस किए हैं 6%, 8% वगैरह पे, वो मेरे हिसाब से भी डिस्पाइट ऑल कंस्ट्रेंट्स, बहुत दिक्कतें आज भी हैं, पर फिर भी जो नंबर्स की हम अब बात कर रहे हैं इन एब्सोल्यूट जीडीपी साइज एंड पर कैपिटा जीडीपी, वो हमारे हिसाब से अचीवेबल हैं। तो वो एक बहुत जरूरी बात है। दिक्कतें जो अजम्पशंस यूज कर रहे हैं, वो अजम्पशंस इन सारे दिक्कतों को कंसिडर करके हमारे हिसाब से जो इंडियन इकोनॉमी है वो लोअर मिडिल इनकम से अपर मिडिल इनकम बन जाएंगे। और जैसे मैंने बताया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, बहुत कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी अगर आप जैसे एक सर्वे देखें, आज की तारीख में टोटल पॉपुलेशन, उसमें से सिर्फ 30%, ये प्राइस आइस 360 डिग्री जिनका सर्वे है, उनके हिसाब से सिर्फ 30% भारत की पॉपुलेशन आज मिडिल इनकम कंज्यूमर्स हैं। आज से 20 साल बाद उनके हिसाब से 60% होंगे। मान लीजिए 60 नहीं भी हुए, पर 50% भी अगर हो जाते हैं, तो आपके खर्च करने की जो पैटर्न है, सेव करने की जो पैटर्न है, उसमें काफी चेंज आ जाता है। और इसलिए हर सेक्टर का ड्राइवर अलग होगा। अब आपने जो सवाल पूछा कि क्या दिक्कतें हैं जिनको ध्यान रखना है, बहुत सारी है। हमारे आज की डेट में भी काफी लंबी लिस्ट है जहां पे हमें अच्छा काम और करना है। ऑलरेडी को पैनलिस्ट ने हमारे बताया कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा इशू है इंडिया के लिए। आपकी पर कैपिटा इनकम कितनी भी बढ़ जाए, पर अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से नहीं है जिसे जो आपको हेल्प करे उस इनकम को स्पेंड करने में, तो फिर प्रॉब्लम आपके लिए आ सकती है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम हमेशा डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, पर आज की तारीख में एज एन इकोनॉमिस्ट मैं जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा कंसर्न हूँ वो ये है कि क्या हम अपनी
युवा पॉपुलेशन के लिए, यंग पॉपुलेशन के लिए जो हर साल वर्क फोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए क्या हम इनफ नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं। जो पर कैपिटा जीडीपी की हम बात कर रहे हैं वो एवरेज लेवल पर हो जाएगी, पर अगर हम हर लेवल पे अनस्किल्ड, स्किल्ड, हर लेवल पर अगर हमने जॉब क्रिएट नहीं किए तो ये इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जैसे पहले बताया, समय कम है अनुभूति जी। एक चीज वाकई, और ये बहुत अहम पॉइंट है कि अगर टैलेंट की डिमांड है, जब वर्कफोर्स की डिमांड है, तो उतना उस लेवल पे हम स्किल्ड लोग दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और इस पर जो जॉब क्रिएशन, जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हम आंकड़े देखते हैं तो जो सबसे बड़ा की पॉइंट है जॉब क्रिएशन का, वहाँ के आंकड़े थोड़ा सा निराश करते हैं। हरमिंदर सर, पीएलआई स्कीम या बाकी चीज़ें जो हम रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, ये कितना बड़ा योगदान दे रही हैं, और अभी भी कंसर्न आपके क्या हैं? जो हम एक तरह से बार बार ये बात करते हैं कि भाई हमारी जो आत्मनिर्भरता है उसमें किस तरह की तेज़ी आई है, उसमें कितनी मजबूती आई है, क्या वाकई हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पे हैं या अभी ये बड़ी दूर की बात है? पीएलआई स्कीम मुझसे पूछे तो पिछले 20-25 सालों में सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल स्कीम मैं इसको मानता हूँ। ये डायरेक्ट बेनिफिट है, प्रोडक्शन लिंक्ड है, ना एक्सपोर्ट से लेना देना है। आप प्रोडक्शन कीजिए और अपना इंसेंटिव कलेक्ट कर लीजिए। और इसने कई जो नए सेक्टर्स को जो बूस्ट मिला है, पुराने सेक्टर अभी भी उसमें कैचअप करने में टाइम लगा रहे हैं क्योंकि उनमें लेगेसी अपनी इश्यूज बहुत सारे हैं। लेकिन आई थिंक बहुत इफेक्टिव स्कीम है और इसको तो जितना आगे पुश किया जाए, और सरकार हर समय कर ही रही है, हर 3-4 महीने में कुछ ना कुछ नया ऐड और वो लेकर आ रहे हैं, तो काफी अच्छी स्कीम है। आप मानिए उस हिसाब से वो सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये सबसे ऊपर आती है लिस्ट पे मेरे। दूसरा, जहां इश्यूज की जहां पर बात आती है, तो सबसे बड़ा इशू मुझे जो लगता है इंडिया के अंदर लगता है कि जो पहले हमारे साथ हुआ 91 में रिफॉर्म शुरू हुए, उस समय 92 में मैं कॉलेज खत्म किया, एमबीए करके काम करने आया, उसका इफेक्ट नजर आते आते 2000 तक आ गए हम लोग। तब समझ में आने लगा, तब सैलरीज बढ़ने लगी, जॉब्स बढ़ने लगी। 8-10 साल का लैग रहा। तब भी यही समझ में आई थी बात, जब बाद में उसके ऊपर रिफ्लेक्ट किया, सोचा कि इशू यही था कि विश्वास जो है, प्राइवेट सेक्टर का जो विश्वास है, जो ओवरऑल इकोसिस्टम का विश्वास और ट्रस्ट बनने में एक समय लगता है। अभी पिछले 4-5-6 साल उसी के अंदर लगे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जब तक एक वो जो एनिमल स्पिरिट की बात करते हैं उस लेवल पे नहीं जाएगा, उसके बाद ही अपने आप में फ्लाई व्हील है कि काम होना शुरू होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, पैसा आएगा लोगों के पास, कंजम्पशन बढ़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, ये फ्लाई व्हील है। एनेबलिंग सारी चीजें वहां पर है, लेकिन इसका मेजर जो ट्रिगर है, जहां वो कैटलिस्ट है, वो सारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर टिका हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग अपने आप थोड़ी ना हो जाएगी, किसी को फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, किसी को सोचना पड़ेगा कि मुझे यहाँ से बढ़ के आगे जाना है। इतने बड़े बड़े एक्सपोर्टर लोग बैठे हुए हैं जो आज भी 300, 400, 500, 1000 करोड़ के ऊपर ऐसा खुश हो जाते हैं कि इतना बड़ा बिजनेस बना लिया। लेकिन कंट्री के लेवल के ऊपर देखिए, $370 बिलियन का एक्सपोर्ट वियतनाम करता है, हम लोग यहाँ 400 बिलियन के टारगेट के ऊपर खुश हो रहे हैं, राइट? तो वो नंबर्स अपने आप में इतने बड़े हो सकते हैं। तो मैं इसके अंदर पॉलिसी मेकर्स की ओर से अगर बात करें, मैं इतना उस तरफ से अभी मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहता, और क्योंकि जितना हुआ पहले इसको ऑब्जर्व करे इंडस्ट्री, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये कहीं समझ में नहीं आ रही है बात कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों जो मिडिल क्लास हम बात करते हैं, जो स्टार्टअप्स के अंदर इतने लोग आ रहे हैं, भाई मैन्युफैक्चरिंग साइड पे वो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं लोग उधर जाना चाह रहे हैं। अब इसको कुछ भी कहिए, पिछले 10, 20, 25, 50 साल का हमारा रीजन की इंजीनियरिंग से, मैन्युफैक्चरिंग से हट गया, एक कल्चर ही नहीं रहा। फैमिली में बैठ के बात ही नहीं होती है कि बच्चा मैन्युफैक्चरिंग में जाए या किसी फैक्ट्री में काम करे। ये एक यू टर्न कब होना शुरू होगा? नंबर्स कहते हैं, कल भी मैं पढ़ रहा था। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही, और वाकई ये बार बार जब हम जॉब क्रिएशन की बात करते हैं पॉइंट आउट करते भी हैं कि साहब मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, जो सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है नौकरियों की रचना में, नौकरियों की उत्पत्ति में, वहाँ पर आखिर क्यों एक रुझान जो है वो नज़र नहीं आ रहा? कहाँ पर किस तरह से यहाँ पर रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, ये बहुत बड़ी बात है। एक आखिरी रिमार्क अरुण सर मैं आपसे लेना चाहूँगा, कितना ऑटो सेक्टर, अगर आत्मनिर्भरता की जब हम बात कर रहे हैं, तो कितना हुआ है? संक्षेप में आंसर चाहूँगा, समय हमारे पास कम है। हमारी इंडिजिनाइजेशन बहुत अच्छी हो गई थी 90%। पिछले 10-15 साल में जो वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी चेंजेस आए मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, हम उस टेक्नोलॉजी को हम मैच नहीं कर पाए और उसके कारण हम पीछे रह गए और चाइना बहुत आगे निकल गया। लेकिन मेरे ख्याल से ये पीएलआई स्कीम आई है, अवेयरनेस है और चाइना +1 स्ट्रेटेजी चल रही है, तो हमें एक और मौका मिला है कि मैन्युफैक्चरिंग में हम कुछ compete कर सके। अभी 10:1 चल रहा है चाइना के साथ,
और अगर हम कुछ भी करते हैं तो 4:1 भी होता है, उससे हम बहुत आगे बढ़ पाएंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी है, सरकार अपॉर्चुनिटी दे रही है, मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रही है, वर्ल्ड इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी दे रही है, और अगर इस अपॉर्चुनिटी का हम नहीं फायदा उठाएंगे तो हम अपने आप को ब्लेम कर पाएंगे। पर फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मेरा मानना है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अपने तीनों मेहमानों का। करेंगे, समय कम था, मुझे लगता था कि ये चर्चा और लंबी हो सकती थी, पर फिर भी हमने की जो फैक्टर्स हैं और इश्यूज़ हैं उनकी चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने तीनों खास मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद है ये चर्चा आपको पसंद आई हो। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।